क्या पाकिस्तान के पहले ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने उर्दू में एमफिल कर रखा है। हैं यानी खूबसूरत या हर किसी को खूबसूरत, जैसे मुझे आप बहुत प्यारे लगते हैं। थप्पड़ नहीं मारते हैं, हम ताली पीटते हैं। थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, हम ताली पीटते हैं। हम थप अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील हैदर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल खबर खास। नाजरीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान के शहर तोबा में मौजूद हूं और इस वक्त आप मेरे साथ जो शख्सियत देख रहे हैं, आप एक ख्वाजा सरा हैं और आपकी अगर वजह शोहरत के हवाले से बात की जाए तो आप पाकिस्तान के पहले ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने उर्दू में एमफिल कर रखा है। तो आइए नाजरीन, इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। फैज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारा खबर खास यूट्यूब चैनल के लिए वक्त निकाला कि आप पाकिस्तान के पहले ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने उर्दू में एमफिल कर रखा है। मैं आमतौर पर देखता हूँ जो दूसरे ख्वाजा सरा होते हैं वो तो पढ़े लिखे हुए नहीं होते। आपने ये जो तलीमी सफ़र का आगाज़ किया, इसके दौरान आपको बहुत सी मुश्किलात भी आई होंगी, आपने मुश्किलात का सामना किया होगा। हमारे देखने वाले नाजरीन को आप अपने तलीमी सफ़र के हवाले से बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ नबील साहब कि आप इतनी दूर से आए हैं मेरे पास यहाँ पर, तो उसका शुक्रिया। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है कि आमतौर पर, इसमें कोई शक नहीं, ये हकीकत है कि आमतौर पर हमारे जो ख्वाजा सरा अफराद हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते या वो तालीम की तरफ राग़ब नहीं होते। उसके पीछे कई मुहर्रिकात हैं, तो वो तो एक अलग बहस है कि वो क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मेरा तालीमी सफ़र कैसे शुरू हुआ या मुझे वो कौन सी ऐसी तहरीकात थी जिसकी वजह से मैं जो है उनसे तहरीक हासिल करके मैं पढ़ पाई, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बनी कि एक तो इंसान का ज़ौक़ शौक़ तो होता ही है, उसके एक अपने अंदर एक जिबिली तौर पर ज़ौक़ शौक़ पाया जाता है कि वो तालीम की तरफ जाए। दूसरा, इन्वायरमेंट जो होता है उसका बड़ा असर होता है आपकी लाइफ पर, आपकी ज़िंदगी पर, या आप सोसाइटी में जो एक फ़ाल किरदार अदा करते हैं उसके लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्पफुल रही चीज़ वो थी मेरा अपना कम्युनिटी, मेरा अपना गुरु कल्चर जो था, या मेरा जो एक हिजड़ा कल्चर जो था, मेरी कम्युनिटी ने उसमें मुझे बहुत हेल्प आउट किया। ख़ास तौर पर मेरी गुरु ने जो है, उन्होंने कहा कि तुम अगर पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ो, तुम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। जिस वक्त आप अपने कैंप में जाती थी वर्कशॉप के लिए, या जिस वक्त आप कमरा इम्तिहान में जाते थे अपने एग्जाम के लिए, तो आपको बहुत से लोग डिमोटिवेट भी करते होंगे और एप्रिशिएट भी करते होंगे। इस हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि ज्यादा आपको एप्रिशिएट किया गया या आपको डिमोटिवेट किया गया। अच्छा, ये वाकई आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कर दी। खुद दोनों सवाल में ही जवाब मौजूद हैं कि बहुत सारे लोग एप्रिशिएट करने वाले थे और बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने वाले थे। बिल्कुल। उनमें उसाज़ा का एक ख़ास रोल था, यानी कि अगर आप तालीम हासिल करते हैं, वो कोई मर्द है या कोई औरत है या कोई भी ख्वाजा सरा है, तो उसमें उसाज़ा का एक बड़ा अहम रोल होता है। तो उसाज़ा उनमें कुछ ऐसे भी थे जिनकी हरकत व सकनात ऐसी थी कि जिनसे मुझे डीमोटिवेशन मिलती थी। अच्छा। कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं स्कूल जाऊँ या मैं कॉलेज जाऊँ। लेकिन बहुत सारे उस्ताद ऐसे भी थे जो बड़े केयरिंग थे और वो स्पेशली मुझ पर तवज्जो देते थे कि नहीं, इसको पढ़ना चाहिए। उनको ये लगता था कि ये, हाँ जी, स्पेशल ट्रीट करते थे। ये अच्छी भी बात थी। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए सुन लें कि मैंने ग्रेजुएशन में तो फासलाती निज़ाम तालीम को ही चुना था, तो वो मैं घर बैठ के ही पढ़ती थी, असाइनमेंट जमा करवाती थी, एग्जामिनेशन देती थी और एग्जाम दे के घर आ जाती थी और रिजल्ट आ जाते थे। एमफिल में चूंकि मुझे खुद वर्कशॉप्स में जाना पड़ा, इस्लामाबाद के लिए जाना पड़ा, तो वहाँ का जो इंतजामिया थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, वो तो बड़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। यानी कि मेरा शोबा उर्दू जो था, वहाँ के जो अब्दुल अजीज साहब साहब थे या फिर मुख्तलिफ अरशद महमूद नशाद साहब थे वहाँ के, वो बड़े हेल्पफुल रहे। वाइस चांसलर साहब बजाते खुद बहुत अच्छे थे, बल्कि उन्होंने मेरी तालीम फ्री कर दी वहाँ पर, हॉस्टल फ्री कर दिया मुझे। मेस वाले जो थे वो मुझे फ्री खाना देते थे, मैं कोई पैसे नहीं वहाँ पर देती थी। तो कहीं कोई ऐसे लोग भी थे जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए या फिर कुछ इस तरह के जो लोग थे, वो कहीं कहीं हूटिंग भी होती थी, बुलिंग भी होती थी। लेकिन अब एजुकेशन में, एमफिल में, यानी कि मैं खुद भी इतनी हो चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी कि अब मैं इन चीज़ों को फेस कर सकती थी या इग्नोर कर सकती थी, या फिर मैं वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते। अच्छा फैजी, अब हम अपनी गुफ्तगू को अगले मरहले में दाखिल करते हैं और चंद सवालात हैं जो हमारे माशरे में ख्वाजा सराओं के हवाले से आम तौर पर किए जाते हैं। जैसे कि ख्वाजा सराओं को मरने के बाद
किस तरह से उनका गुस्ल कफन दफन किया जाता है, अगर वो जिंदा होते हैं तो आया उनकी जो शादी है ये होती है या नहीं होती। इस तरह के और भी बहुत से सवाल आते हैं। हम एक एक करके आपसे वो सारे सवाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, आप ये बताइए, मुख्तसरन बताइएगा कि ख्वाजा सरा, हिजड़ा, खुसरा, ये अलग अलग नाम है, शख्सियत एक ही है या ये अलग अलग चीजें हैं? अच्छा, ये जो अल्फाज हैं खुसरा या हिजड़ा या ख्वाजा सरा, देखिए ये आपको एक सोसाइटी देती है। और ख्वाजा सरा या हिजड़ा एक कल्चर का नाम है, या खुसरा होना एक कल्चर का नाम है, एक मुकम्मल शख्सियत का नाम है। वो एक अलग बात है कि जेंडर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ख्वाजा सरा जो लफ्ज है ये हमें महल सरा से मिला ना, यानी कि मुगलिया सल्तनत ने ये जो है वो जो जनान खाने को टेक ओवर करते थे उनको, अच्छा। वहां से हमें ख्वाजा सरा कहा गया, महल सरा की वजह से। सही। तो ये गो के इनको जब हम पहली मर्तबा सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि ये एक जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये अल्फाज। तो चले मान लेते हैं कि ये जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करते भी हैं, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन अगर इनको डीप मानों में लेकर जाएं तो फिर इनके लफ्जी और लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी बहुत लंबी एक लसानियात की बात है। तो दूसरी बात ये है कि ये सभी लफ्ज़ों को सुनने की आदत होनी चाहिए लोगों को। और जैसे एक औरत को औरत अगर कहा जाए या खुसरे को खुसरा कहा जाए तो जैसे औरत को औरत कहना बुरा नहीं लगता, एक मर्द को मर्द कहना बुरा नहीं लगता। बात यह है कि इनको एक गाली बना दिया गया है या इनको एक ऐसा लफ्ज़ बना दिया गया है जिसमें हम जो है वो सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ भी कहें, आप ख्वाजा सरा कहें, आप खुसरा कहें, आप हिजड़ा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उस लफ्ज़ की एक अपनी एक इज्जत है, एक एहतराम है, उस जेंडर की एक इज्जत है, एक एहतराम है, वो उसको कायम रखना चाहिए। आपको ये किस वक्त फील हुआ कि आप जो है एक ख्वाजा सरा है, ये फीलिंग्स आप में जो क्रिएट हुई हैं ये किस वक्त हुई और ये आपने किससे मशवरा किया और किस तरह से आप बाकायदा से ख्वाजा सरा की कम्युनिटी में ऐड हुए? अच्छा, ये खुद से नहीं फील होता किसी को भी। मेरे ख्याल में तो एक मर्द को भी ये पता नहीं चलता है कि वो मर्द है, या एक औरत को भी नहीं पता चलता है कि वो औरत है। ये यानी कि जब वो शऊर की थोड़ी बहुत आंखें खोलता है, कोई 5-7 साल की उम्र में जाता है तो उसको बताया जाता है। ये आपको सोसाइटी, जेंडर जो है वो आपको मुआशरा देता है, ये सोसाइटी देती है, उसको बताया जाता है कि आप मर्द हो, आप औरत हो। इसी तरह मुझे भी वो 5-7 साल की उम्र में सबसे पहले तो मेरी फैमिली ने ही कहना शुरू कर दिया, तुम लड़कियों की तरह चलते हो, तुम एक खुसरे हो, तुम एक हिजड़े हो, तुम 7 बेटियों के जैसे एक बेटे हो हमारे, या इस तरह की बातें जो है सोसाइटी ने ये बात मुझे बाबर करवाई कि मैंने खुद से ये यानी कि ये मेरी अपनी नहीं थी। सही सही। कि मैंने उनको बताया कि हाँ जी मैं पैदा हुई हूँ, और जब मैंने बोलना सीखा तो मैंने सबसे पहले आकर अपना जेंडर उनको क्लियर किया कि मैं जी एक खुसरा हूँ, या मैं एक हिजड़ा हूँ, या मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मुझे दुनिया ने बताया कि तुम क्या हो। फिर मैंने खुद को तलाश किया, एक सफ़र है जो मैंने तय किया है। तो फिर मैंने खुद को तलाश किया कि सोसाइटी में मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ। मैं फीमेल में एग्जिस्ट कर रही हूँ, फॉल कर रही हूँ, या मैं मर्दों में फॉल कर रही हूँ। जब मुझे पता चला कि इधर भी मेरी स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी मेरी स्पेस नहीं है, तो फिर मुझे पता चला कि मैं इनसे अलग हूँ। तो फिर मैं जिन 11-12 साल की उम्र में तकरीबन मुझे अपनी कम्युनिटी में मैं चली गई। अपनी कम्युनिटी के लोग कुछ मिल गए, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से, तौजीहात या मौज़ूआत बातों के वो एक होने की वजह से उनमें मैं कंफर्टेबल थी। तो मुझे पता चला कि ओहो अच्छा ये मैं हूँ, ये मुझे पता है। वो मेरे लिए हैरानकुन भी था, तो फिर मुझे पता चल गया कि ये मैं हूँ। एहसासात, फीलिंग्स के एतबार से अगर बात की जाए तो आप एक औरत हैं। कभी आपका किसी मर्द पे दिल आया हो, कभी किसी मर्द से मोहब्बत हुई हो, कभी किसी मर्द से आपको इश्क हुआ हो? अच्छा तो बड़ा खूबसूरत सा सवाल है ये, बड़ा प्यारा सा, मुझे अच्छा लगा ये सवाल। इतने बोल्डली कभी किसी ने सवाल किया नहीं है, तो मुझे जवाब देने में जरा मुश्किल पेश आ रही है। कि एक तो ये है कि मुझे मैं क्यों औरत हूँ। मैं तो नहीं औरत हूँ भाई, मैं तो खुद को औरत नहीं कहती हूँ, मैं तो खुद को खुसरा कहती हूँ, मैं तो खुद को ख्वाजा सरा कहती हूँ, मैं तो खुद को हिजड़ा कहती हूँ। मैं तो बिल्कुल कतई तौर पर ये नहीं कहती हूँ कि मैं औरत हूँ। मेरी लाइफ जो है वो बचपन से ही, यानी कि हम इतनी उसमें होते हैं, परेशानियों में होते हैं, इतनी खुद को तलाश कर रहे होते हैं, एक नफ्सियाती दौर से गुजर रहे होते हैं, नफ्सियाती हेजान से गुजर रहे होते हैं कि वहां पर और इतने सारे मसाइल होते हैं कि मोहब्बत जैसा रोग पालना मुमकिन ही नहीं होता। अगर कहीं हो भी जाए, तो अगर हो भी जाए किसी से मोहब्बत, तो वो इस कदर अजियतनाक होती है क्योंकि वो आपको सरे बाजार लेकर नहीं जा सकता है, या आपकी उसके पेरेंट्स आपको नहीं अपना सकते हैं, सोसाइटी उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देती है, कोई अपनाता नहीं है।
तो मैं इस रिश्ते से जरा दूर रही हूँ। तो मुझे वैसे अफसोस भी है इस बात का, मुझे दूर नहीं रहना चाहिए था। मुझे में एक खुडे लाइन लगा दिया गया या दीवार के साथ लगा दिया गया। तो कुछ अपनी खुद की भी हो सकती है कि मैंने शायद अपने वो एहसासात या जज्बात, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई लड़के खूबसूरत नहीं लगते हैं या अच्छे नहीं लगते हैं। यानी खूबसूरत क्या, हर किसी को खूबसूरत, जैसे मुझे आप बहुत प्यारे लगते हैं। देख ले, मैं ऑनर में दे रही हूँ, आपको कह रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ। थैंक यू। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आमतौर पर कहा जाता है कि अगर किसी के घर में कोई ख्वाजा सरा पैदा हो और अगर गुरु को पता चले तो वो वालिदैन की इजाजत के बगैर जाता है और वो उस बच्चे को ले आता है, पालता है, बड़ा करता है और उसको अपनी कम्युनिटी में रखता है। आप ये बताइए कि इस बात में कितनी सदाकत है? इसमें बिल्कुल 1% भी सदाकत नहीं है। अच्छा। ये तो बिल्कुल कतई तौर पर गलत है। आप कोई एक ख्वाजा सरा मुझे एक लाकर ऐसा दिखा दें पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बरसगीर का हमारा कल्चर है चूंकि, बेशक, तो एक भी ख्वाजा सरा ऐसा नहीं है जिसको घर से ख्वाजा सरा जो है वो लेने चले गए हों कि अगर आपके घर में कोई ख्वाजा सरा पैदा हुआ है तो हम आप इसको लेकर जा रहे हैं। मुझे मेरे ख्वाजा सरा नहीं लेकर गए थे, मेरे गुरु को ख्वाजा सरा नहीं लेकर आए थे, मेरे दाद गुरु को ख्वाजा सरा नहीं लेकर आए थे। अच्छा। यानी कि बूढ़े बूढ़े ख्वाजा सरा, जब हम कोई कहीं रसूमात पर इकट्ठे होते हैं तो मैं उनकी स्टोरियां सुनती हूँ, तो कोई एक भी ख्वाजा सरा आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला, हालांकि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, कि कोई एक भी ख्वाजा सरा मुझे मिला हो जिसने मुझे ये कहा हो कि हमारे गुरु गए हमारे पेरेंट्स के घर और उनसे छीन कर ले आए और उनकी मर्जी के बगैर छीन कर ले आए। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी दरअसल फैमिली जो है वो सोशल प्रेशर के वजह से, माशरती दबाव होता है उन पर, लोग बातें करते हैं या फिर उसको ऐसा बना दिया गया है कि उनकी इज्जत पर हरफ आता है, नाम निहाद गैरत पर हरफ आता है, तो वो खुद ही इतनी जमीन तंग कर देते हैं, या तो वो खुद ही उसे धक्के देकर निकाल देते हैं या वो उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि तुम घर से निकल जाओ, और वो मजबूर हो जाता है घर से निकलने के लिए। घर वालों से दूर रहते हैं, पता नहीं कितने साल गुजर जाते हैं और आप उनसे मिलते नहीं हैं। घर वालों की, माँ बाप की, बहन भाइयों की याद नहीं आती? अच्छा, ये ना मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि खूनी रिश्ते जो होते हैं उनकी एक वो होती है, खिंच पड़ती है ना, कशिश होती है, कशिश होती है उनमें एक। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप खूनी रिश्तों के पास रहे ही ना हो, या खूनी रिश्तों आपके साथ कुछ ऐसा करें, देखिए भाई और भाई जो हैं आपस में वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, तो उस वक्त खूनी रिश्ते कहाँ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हम मामलात को देखते हैं जिसमें बाप और बेटा की आपस में जो है चपकलश हुई और वो सारी जिंदगी उसने अपने बाप का मुंह ना देखा या बाप ने अपने बेटे का मुंह, उस वक्त खूनी रिश्ते कहाँ गए। बिल्कुल। तो खूनी रिश्ते होना और जज्बाती लगाव होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग बातें हैं। खूनी रिश्ते यानी कि कहीं भी लेट डाउन कर सकते हैं, या कहीं वो एक आम लड़का है उसके साथ भी या एक आम लड़की है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमारे ख्वाजा सरा जो है ना, या मैं जो हूँ, अगर आप मेरी जातियात पर पूछें तो मेरा ख्याल में, क्योंकि मैं ज्यादातर ख्वाजा सराओं के साथ रही हूँ, ख्वाजा सराओं के पास रही हूँ, इसलिए मेरी एप्रिसिएशन भी उन्हीं के साथ है। मेरे माँ भी वही है, बाप भी वही है, बहनें भी वही हैं, भाई भी वही हैं। मुझे वो सारा कुछ, वो जो बहन भाइयों से या माँ बाप से जो एक शेल्टर मिलता है आपको, जो एक सोशल सपोर्ट मिलती है, जो एक खानदानी निजाम मिलता है, वो सारे का सारा मुझे मेरे ख्वाजा सरा अल्टरनेटिव मुझे ख्वाजा सरा दे रहे हैं, और वो उनसे कहीं बेहतर है। अच्छा। और उनसे वो कहीं प्यारा और खूबसूरत है, तो इसलिए मुझे कभी कमी फील हुई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बहन भाई मुझे मिलते नहीं है, मुझे मिलते जुलते हैं, सलाम दुआ भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, थोड़ा बहुत मिलते हैं। कुछ फैमिली मेंबर से मेरी अलग अलग नहीं है, लेकिन कुछ से जो है। मेरी चूंकि आपके साथ एक तवील गुफ्तगू हुई है ऑफ कैमरा भी, मैंने आप में और जो दूसरे ख्वाजा सरा हैं उनमें एक मुनफरिद बात देखी है। बड़े सगीर के अगर ख्वाजा सराओं के हवाले से बात की जाए तो वो बात बात पर ताली बजाते हैं। मैंने आप में ये देखा है कि आप में ये आदत नहीं है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ताली पीटना या ताली बजाना जो है वो हमारी पहचान है। यकीनन वो हमारी पहचान है ताली बजाना। बल्कि हम अगर किसी ख्वाजा सरा को ताली बजाना नहीं आती है तो हम तो उसको ताने देते हैं, भी तुम काहे के खुसरे हो जो तुम्हें ताली नहीं बजाना आती। ये हमारा साइन है, ये हमारी पहचान है। मैं आप, क्योंकि अब अगर मैं अपने ख्वाजा सराओं के अंदर बैठी होती तो पता नहीं 100 मरतबा ताली बजा देती। अब आप एक यानी कि महजब माशरे से आए थे, हमारा माशरा तो खैर महजब नहीं है, लेकिन आप क्योंकि एक महजब माशरे से आए थे तो ताली बजाने का आप वो समझते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत एहसास है।
तो बड़ा प्यारा एहसास है। और हम इसमें वो यानी कि हम थप्पड़ नहीं मारते हैं, हम ताली पीटते हैं। थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, हम ताली पीटते हैं, हम थप्पड़ नहीं मारते, हम लड़ते हैं। जब आमतौर पर ख्वाजा सरा जो है वो जब लड़ते हैं तो एक दूसरे का सर नहीं खोलते हैं, वो इसी पर अपना एग्रेशन सारा या अपना वो स्ट्रेस जो है वो रिलीज कर देते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत शय है ताली। तो ख्वाजा सराओं की ताली तो बड़ी प्यारी है शय, मुझे आई लाइक ताली ख्वाजा सराओं की। अच्छा, अगर बात की जाए ख्वाजा सराओं के हवाले से, मरने के बाद बहुत सी हमारे मुआशरे में तोहमात हैं, बहुत सी अजीबो गरीब किस्म की बातें हैं। मैं वो बातें दोहराऊंगा नहीं, मैं आपकी दिल आजारी नहीं चाहूंगा। आप बताइए अपनी ज़बानी कि जब ख्वाजा सरा कोई मर जाता है, उसके बाद जो उसकी आखिरी रसूमात होती हैं आम इंसान की और ख्वाजा सरा की जो आखिरी रसूमात होती हैं, क्या इनमें वाकई कोई फ़र्क है? अच्छा नबील साहब, ये भी एक आम तौर पर एक गलत फहमी जो है वो माशरे में पाई गई है, क्योंकि मार्जिनलाइज तबका था ये, तो इसलिए इनके बारे में कई किस्म की अफवाहें फिरती रही। और फिर क्लियर करने के लिए यानी कि मर्द और औरतें तो हमारे माशरे में भरे पड़े हैं, बुसियार हैं, बहुत सारे हैं, तो वो ज्यादा बातें फैलती गई। लेकिन हमारे ख्वाजा सरा बहुत थोड़े थे जो इनको क्लियर कर सकते ना, वो यानी चंद लोगों तक तो बात पहुंच पाई, लेकिन सब तक नहीं पहुंच पाई। तो आपके इस चैनल के जरिए से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ख्वाजा सराओं का जनाजा भी बाई नहीं वैसे ही होता है जैसे कि एक मर्द और एक औरत का होता है, वैसे ही तजहीज होती है, वैसे ही तकफीन होती है, उनको कफन दफन भी वैसे ही किया जाता है। अब जिस मजहब के साथ उसका ताल्लुक है ख्वाजा सरा का, उसकी आखिरी रसूमात भी बाई नहीं वैसे ही होती हैं जैसे कि एक आम मर्द या एक आम औरत जब उसकी डेथ होती है, जब वो मर जाता है तो वैसे ही होती हैं। वही जनाजा होता है, वही लोग होते हैं, वही कब्र उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। कुछ ख्वाजा सरा ऐसे हैं कि जो हमारे माशरे को बुरी तरह से बिगाड़ रहे हैं, अपना जिस्म बेचते हैं, इसके अलावा और भी वो बहुत सी बुरी आदतों में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से हमारा माशरा बुरी तरह से खराब हो रहा है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उसमें ये सुन लें कि जो ख्वाजा सरा हैं, जो कुछ आपने कहा कि बुरी आदतों में मुलव्वस हैं, तो उसमें तो मर्द भी हैं, उसमें तो औरतें भी हैं। ये तो एक कोई ऐसी बात नहीं है ये कि ख्वाजा सरा बुरे नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। ये एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि तलब होगी तो रसद आएगी। बहुत खूब। अगर सोसाइटी में सेक्स वर्कर्स मौजूद हैं, चाहे वो ख्वाजा सरा हैं, चाहे वो औरत है, तो वो डिमांड कौन कर रहा है? बहुत खूबसूरत। वो डिमांड कौन कर रहा है? तलब होगी तो ही रसद आएगी। अगर तलब नहीं है ना, हमारे यहाँ सुअर का गोश्त नहीं खाया जाता है, उसकी तलब नहीं है ना, तो वो रसद भी नहीं है हमारी सोसाइटी में। अगर टमाटर आज हम खाने छोड़ दें तो टमाटर हमारी मार्केट में नजर भी नहीं आएंगे। जिसकी तलब होगी वही रसद जो है वो सोसाइटी में आएगी। ये इकोनॉमिक्स का रूल है। आखिर में आप हमारे देखने वाले नाजरीन को कोई खूबसूरत नज़म, शेर या गजल सुनाइए। मैं सिर्फ एक शेर ही सुनाऊंगी। जी जरूर। तो वो शेर है कि मीर तकी मीर का शेर है, मुझे बड़ा पसंद है। बल्कि जब मेरा एमफिल का इंटरव्यू हुआ था तो उसमें उन्होंने मुझसे पसंदीदा शेर पूछा था, तो मैंने यही सुनाया था कि मेरे तगय्यरे हाल पर मत जा, मेरे तगय्यरे हाल पे मत जा, इत्तेफाकात हैं ज़माने के। पैगाम है, मैं आपको सबको पैगाम देना चाहती हूँ, और वो ये है कि हमारे लिए आवाज़ उठाने की बजाय हम पर आवाज़ें कसना बंद कर दें आप, तो मेरे ख्याल में उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, लेकिन जब भी आप किसी ख्वाजा सरा को जाते हुए देखें तो उस पर आवाज़ ना कसें, क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे होता है। तो आप आवाज़ ना उठाएं, लेकिन आवाज़ कसना बंद कर दें। इसके लिए जी नाजरीन, ये थी मेरे साथ ख्वाजा सरा फैजी, जो कि ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा वो इनका जो बातन है वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। चाहे वो बात की जाए इनके इखलाक के हवाले से, इनकी मेहमान नवाजी के हवाले से, तो नाजरीन मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं किन अल्फाज में इनका, जो इन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, जो अच्छी मेहमान नवाजी की, वो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उन अल्फाज से इनका शुक्रिया अदा करूं। इसके साथ ही नाजरीन आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी आज की इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में आप हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास सब्सक्राइब करेंगे।